हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद ईज में आपका स्वागत है। और ये जो सीरीज है ये नेट सेट एग्जामिनेशन का जो ड्रामा मॉड्यूल है उसको टारगेट करेगा। तो इसमें हम लोग सारे थिएटर के टाइप्स या फिर जो भी थिएटर्स में न्यू न्यू मूवमेंट आए थे उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही हर एक मूवमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है और उनके वर्क्स उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, प्लीज़ इसको मिस आउट मत करना, पूरे वीडियो को एंड तक देखना। तो हम लोग इस सीरीज की शुरुआत सबसे बिगिनिंग से करेंगे, एज इन वो है ग्रीक जो एज था वहां से, या फिर ग्रीक लिटरेचर जो है उधर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीक थिएटर। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। तो ये जो आज का फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग थिएटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे थिएटर और जो ड्रामेटिक ट्रेडिशन है वो ओरिजिनेट हुआ। इसके बाद का जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम लोग ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे, और थर्ड वाले में हम लोग कॉमेडी को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ग्रीक थिएटर की आखिर शुरुआत कैसे। ग्रीक थिएटर की जो शुरुआत है वो हुई थी एंशंट ग्रीस में, और खास करके इस सिटी में एथेंस में वो ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ या फ्लरिश हुआ बोल सकते हो, जिसमें उसको जो गवर्नमेंट है या तभी के जो के वहाँ पे जो रूलर्स थे उन्होंने भी काफ़ी इसको एनकरेज किया थिएटर को। और वो था अराउंड 700 BC के टाइम पे ये हुआ था। और ये जो शुरुआत में थिएट्रिकल ट्रेडिशन शुरू हुआ वो उन्होंने एक गॉड को डेडिकेट किया था, ग्रीक गॉड डायनासिस। डायनासिस इसका गॉड है, गॉड ऑफ फन बोल सकते हो, गॉड ऑफ वाइन बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे पहले, थिएट्रिकल ट्रेडिशन ओरिजिनेट होने के पहले काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, और इसमें विमेन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता था, जिसमें लोगों को वाइन पीने के लिए बोलते थे, और उसके साथ में कई सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे, और वो सारी चीज़ें करते थे जिससे लोगों को प्लेजर मिले, क्योंकि डायनासिस फन का भी गॉड है तो लोगों को मज़ा आना चाहिए। तो मज़ा आने के लिए जो भी काम कर सकते थे वो उनको करवाए जाते थे लोगों से। तो उसमें हंटिंग का काफ़ी ये था, फिर वाइन पीते थे, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते थे, और इसमें विमेन मैन चिल्ड्रन सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। फिर एथेंस का वॉर हुआ था स्पार्टा के साथ। स्पार्टा के साथ जब वॉर हुआ तब काफ़ी ये था, फ्रस्ट्रेशन था लोगों में, क्योंकि लोगों की डेथ हो रही थी। और फिर जब भी वॉर होता है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन वगैरह ये सब आता है। तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो रूलर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसे चीज़ करेंगे जिससे सब लोग क्या करेंगे, साथ में आएंगे। तो उन्होंने ये जो फेस्टिवल पहले से चल तो रहा था, अभी इस फेस्टिवल में उन्होंने कुछ और चीज़ें ऐड की, और उन्होंने उसमें अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स करवाने चालू किए। तो सबसे पहले जो कॉम्पिटिशन हुए थे उसमें होता था कि लोगों को सॉन्ग्स गाने पड़ते थे। तो जैसे उनको डिथरिम्स गाने पड़ते थे। तो डिथरिम्स क्या होता है, डिथरिम्स होता है हिम सॉन्ग्स और प्रेज सॉन्ग। प्रेज सॉन्ग्स मतलब भगवान के वर्शिप के टाइम पे हम लोग जो भगवान को प्रेज करने के लिए जो गाने बोलते हैं उनको डिथरिम्स बोलते हैं, हिम सॉन्ग बोलते हैं, या प्रेज सॉन्ग बोलते हैं जिसमें किसी की तारीफ की जाती है। और ये यूजुअली कौन बोलता था, कोरस बोलते थे। कोरस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग मिलके एक गाना गाते रहते हैं। अगर अभी भी आपने क्रिश्चियनिटी में देखा होगा या चर्चेस में क्वायर होता है, तो क्वायर में क्या करते हैं वो लोग, जीसस क्राइस्ट के लिए गाने गाते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो भजन मंडली होती है वो भी ऐसे गाने गाते रहते हैं भगवान के लिए। तो ये सब सॉन्ग्स तो बोले जाते थे और इसके कॉम्पिटिशन्स होते थे कोरस के द्वारा। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे एक परफॉर्मेंस चालू था और उन कोरस में एक सिंगर था जिसका नाम है थेस्पिस। तो वो थेस्पिस ने क्या किया, वो जो गाने गा रहा था, तो एक दिन वो जो कोरस, वो जो ग्रुप खड़ा था लोगों का, उसमें से वो बाहर आया और उसने वो जो भी बोल रहा था ना उसको उसने एक्ट करना चालू किया। उसने उसको वो जो लिरिकल टोन में बोल रहा था उसको एक डायलॉग फॉर्म में बोलने लगा और उसको एक्ट करने लगा। और फिर लोगों को अच्छा लगने लगा कि एक्चुअली गाना सुनने से तो बेटर है कि कुछ एक्ट करते हुए देखें। तो फिर उनको वो बहुत पसंद आने लगा, और फिर लोग उसको और इनकरेज करने लगे थेस्पिस को कि तुम ऐसे एक्टिंग करके हमें दिखा दो। तो जब थेस्पिस को भी एक बार जब पता चला कि
लोगों को एक्चुअली ये एक्टिंग परफॉर्मेंसेस पसंद आती है, तो वो क्या करने लगा, वो मास्क पहनने लगा। मास्क पहनने से क्या होता है, अगर एक ही एक्टर अगर दो तरीके के रोल कर रहा है तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर वही एक एक्टर कभी पकड़ लो कि वो मस्टाश लगा रहा है, तो फिर उसकी वजह से लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में इजी होता है। जैसे अगर आप उस मूवी का एग्जांपल ले लो, अंदाज अपना अपना, तो उसमें वो बोलता है कि मैं तेजा हूँ तो मेरा मार्क इधर है, तो वो मार्क की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन है। तो थेस्पिस ने भी वही किया, उसने मास्क यूज करना शुरू किया, और फिर मास्क की वजह से क्या हो रहा था, लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो रही थी कि ये कौन सा पर्सन बात कर रहा है अभी, ओके अभी ये गॉड है, या अभी ये डेमी गॉड बना है, या फिर अभी ये हीरो बना है। तो फिर लोगों को उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, लोग उसको और अच्छे से देखने लगे। और ये जो थेस्पीस है, इसके नाम से ही एक नया वर्ड बना, वो है थेस्पियन। थेस्पियन का मतलब होता है परफॉर्मर, ठीक है। तो क्योंकि वो परफॉर्मेंसेस दे रहा था लोगों के, तो फिर उसी के नाम से थेस्पियन वर्ड आया। परफॉर्मर बोल सकते हो या फिर इसको एक्टर भी बोल सकते हो। अभी बिकॉज ग्रीक थिएटर में सॉन्ग्स को या कोरस को, गानों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस था, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, ऐसे थिएटर्स देखते थे जिसमें अकोस्टिक होता है। अकोस्टिक, अगर आपको गाने की समझ है तो आपको पता चलेगा कि थिएटर को थोड़ा इस तरीके से बनाते, थोड़ा सर्कुलर शेप में बनाते, ताकि वो जो आवाज है वो हर एक डायरेक्शन में ठीक से घूम सके। वरना कभी कभी क्या होता है कि अगर इसको फ्लैट रखा ना, तो फिर वो आवाज सिर्फ सामने वाले लोगों को ही आएगी, या फिर इधर के लोगों को नहीं आएगी, इधर के लोगों को नहीं आएगी। तो फिर उसको थोड़ा सर्कुलर रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या कुछ गाना बनाते हैं, गाते हैं, तो फिर उसकी वजह से वो सबकी तरफ आता है। और कभी कभी वो एक अलग फ्रीक्वेंसी में अगर कोई गाना चल रहा है तो वो भी लोगों को ठीक से सुनाई देता है। जैसे जैसे कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम लोग सुन सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उसको सुना तो काफी अच्छे से सुनाई देता है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे डीजे बज रहा है, यहाँ पे पूरा वो स्पीकर है, अगर आप यहाँ पे खड़े रहे तो आपको बीट तो सुनाई देगा ठीक से, लेकिन वो गाने का लिरिक्स है या फिर उस गाने में जो दूसरे टोन्स है वो शायद आपको ठीक से ना सुनाई दे। लेकिन अगर वही आप इसको दूर जाके सुनो तो उसका लिरिक्स आपको अच्छे से सुनाई देगा। शायद आपको बीट नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसका लिरिक्स आपको अच्छे से सुनाई दे सकता है। तो फिर वैसे थिएटर या फिर ऐसी जगह उनको सिलेक्ट किया जाता था जहाँ पे अच्छी तरह से अकुस्टिक हो। अकुस्टिक हो मतलब आप उसको अच्छी तरह से सुन पाए या फिर उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए। अभी ग्रीक थिएटर जो होता था वो इस तरीके से होता था, और इसके 4 पार्ट होते थे। तो ये वर्ड आपने सुना होगा, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है लिटरली डांसिंग स्पेस। तो ये जो सर्कुलर है पार्ट, यहाँ पे वो लोग इसको ऑर्केस्ट्रा बोलते थे। यहाँ पे परफॉर्मेंस होता था, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसको आप स्टेज बोल सकते हो। यहाँ पे वो लोग ये करते थे, परफॉर्मेंस करते थे अपना। यहाँ पे आके ये करते थे। अगर आपको उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा के शो में देखो, यहाँ पे ऑडियंस बैठती है, यहाँ पे वो अर्चना बैठती है, यहाँ पे स्टेज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्केस्ट्रा। इसको ओ लिख देती हूँ, ऑर्केस्ट्रा होता है। तो यहाँ पे वो लोग बैठ के अपना जो डायलॉग्स है या स्टार्स आते हैं वो यहाँ पे बैठे। तो ऑर्केस्ट्रा भी वही होता है, यहाँ पे लोग परफॉर्मेंस करते थे। यहाँ पे कोरस आती थी, यहाँ पे वो लोग गाना आते थे। तो यहाँ पे अभी जैसे कपिल के शो में आते हैं वो लोग वो जो उसके बीच बीच में जो कैरेक्टर्स आते रहते हैं, जैसे कि शारदा आता है वगैरह, वो सब एक्टर्स बीच बीच में आते रहते हैं, तो वो लोग सब ऑर्केस्ट्रा में आते हैं। फिर ये जो है थिएट्रॉन। थिएट्रॉन जो है, यहाँ पे लोग सब बैठते हैं। तो जैसे अगर कपिल के शर्मा का आप एग्जांपल लो फिर से, तो वहां पे वो जो साइड में जो ऑडियंस बैठती है उसको बोलेंगे थिएट्रॉन। ऑर्केस्ट्रा क्या है, जहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, जो स्टेज होता है जहाँ पे कपिल बैठता है वो। और थिएट्रॉन वो होता है जहाँ पे ऑडियंस बैठती है। तो वहां पे आप बोलो कि जहाँ पे अर्चना बैठती है या फिर पूरा ऑडियंस बैठता है वहां पे। और ये पूरा सराउंडेड होता है ऑर्केस्ट्रा को, तो हर जगह से लोग उसको देख पाएंगे। यहाँ पे जो लोग बैठे वो भी उसको ठीक से देख पाएंगे, यहाँ पे जो लोग बैठे वो भी ठीक से देख पाएंगे। और ये जो होता है ना, ये एक लाइन में नहीं होता, मतलब एक ही इस लेंथ पे इसको नहीं बनते, इसकी हाइट अलग अलग होती है।
तो फिर जो आगे वाले लोग हैं वो पीछे वाले लोगों का व्यू जो है वो डिसरप्ट नहीं कर सकते, वो भी ठीक से देख सकते, क्योंकि ये ऐसा ऊपर वाले चढ़ते हुए ऑर्डर में होता है। ठीक है, अभी ये जो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है वो है स्केन। स्केन वो होता है कि ऑर्केस्ट्रा के पीछे उसको करते हैं, और यहाँ पे स्टेज ही होता है लेकिन अलग इसमें होता है, अलग लेवल्स पे होता है वो। तो जैसे अगर आप लोग फिर से कपिल शर्मा के शो का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है, यहाँ पे कपिल बैठा है, और फिर उसके पीछे वो जो डॉक्टर का हॉस्पिटल है, या फिर वो कपिल का खुद का घर है, और यहाँ पे ये साइड पे भी एक हाउस है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया स्कीन हो गया। या फिर यहाँ पर से कैरेक्टर्स आ जा सकते हैं, तो उनको बाहर आने के लिए या फिर पीछे जाने के लिए या फिर उनको कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए उनको जगह मिलती है। यहाँ पे वो अपने प्रॉप्स रख सकते हैं, और बिकॉज वो लोगों के नज़रों से हिडन होते हैं, तो फिर उनको आने जाने में आसानी होती है। इससे एक और ये होता है कि कभी कभी क्या होता था कि बिकॉज ग्रीक थिएटर एक रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पे होता था, तो ऑब्वियसली उसमें गॉड्स वगैरह भी होते थे। तो कभी कभी क्या होता था, कभी किसी गॉड को एंट्री करनी है, तो फिर गॉड ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह ही चल के नहीं आ सकता, तो फिर गॉड को स्टेज पे लाने के लिए वो क्या करते थे, ये जो पीछे का स्क्रीन होता था वहां पे एक और फ्लोर बनाते थे। सपोज फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, तो फिर फर्स्ट फ्लोर पर से वो एक क्रेन का यूज करते थे, और फिर उसे क्या होता था, गॉड जो होता था वो स्टेज पे आ सकते थे, और वो क्रेन को वो मशीन के लिए यूज करते थे। तो फिर उस पर से एक और फ्रेज आया, ड्यूस एक्स मकीना, ठीक है, कि गॉड ऑन द मशीन। ठीक है, ड्यूस का मतलब होता है गॉड, मशीना मकीना होता है मशीन। तो फिर गॉड जो है वो मशीन को यूज करके स्टेज पे आता है। फिर जो लास्ट पार्ट है वो है पैराडोस या फिर पोरोडाई, इसका मतलब होता है पैसेज वे। तो फिर जो एक्टर्स होते हैं वो यहाँ से स्टेज की तरफ आ सकते हैं, और कभी कभी क्या होता था, ऑडियंस भी इसको यूज करते थे बाहर निकलने के लिए। तो ये क्या होता था, एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स होते थे, एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, कि यहाँ से वो लोग आ जा सकते हैं। तो अगर आप फिर से कपिल के शर्मा शो का एग्जांपल लो, तो देखो यहाँ से पीछे से एक जगह है, अभी ऑब्वियसली वहाँ पे उन्होंने ऑडियंस के लिए अलग जगह बनाई है, बट वहाँ पे वो जो उसके जो साइड एक्टर्स है वो सब आते जाते हैं, सेलिब्रिटीज भी यहाँ से आएंगे। तो ये सब क्या है, पैराडोस है या फिर पैराडॉय है। अभी ये जब कॉम्पिटिशन्स होते थे तो वो एथेंस में एक सिटी है डायनिसिया, वहाँ पे करते थे, और वहाँ पे क्या होता था, हर साल प्ले राइट्स को इनवाइट किया जाता था कि आप यहाँ पे आओ, अपने प्लेस के परफॉर्मेंसेस करो, और जिसका भी परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसको एंड में क्या मिलेगा, उसको एंड में प्राइज मिलेगा। और वो प्राइज में क्या होते थे, मिलता था लॉरेल मिलता था, सैक्रिफिशियल एनिमल मिलते थे, और फिर एक फीस्ट होती थी। लॉरेल क्या होता है, आपने देखा रहेगा, वो लड़कियां पहनती है या फिर ग्रीक लोग पहनते थे पहले, बालों में एक ऐसा वृत्त पहनते थे, यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, या फिर वो लीव्स होते थे यहाँ पे, अभी भी वो रोज वाले होते हैं, अगर आप किसी मेले में चले जाओ तो वो रोज वाले ऐसे होते हैं, और वो थोड़ा फॉरहेड और इसके ऊपर वो ऐसे सर्कुलर करके लड़कियां पहनती है। तो वो लॉरेल एक होता है। सैक्रिफिशियल एनिमल मतलब जो भी डायनिस को जो भी चढ़ाते थे एनिमल काट के, वो उसका थोड़ा पीस इसको मिलता था, जो प्ले राइट होता था विनर उसको मिलता था। और फीस्ट होता था, मतलब उसके ऑनर में खाना रखते थे, या फिर जैसे बर्थडे फीस्ट होती है अपने यहाँ पे कि किसी के बर्थडे पे हम लोग खाना देते हैं दूसरों को, एज इन जो भी गेस्ट आते हैं उनको समोसा दे दिया या केक दे दिया, तो वैसे ही फीस्ट मिलती थी उसके ऑनर में, जहाँ पे उसको प्रेज किया जाता था। तो जो ट्रेजेडी के गेम्स होते थे या फिर ट्रेजेडी के परफॉर्मेंस होते थे, उसमें 3 प्ले राइट्स को बुलाया जाता था, और वो प्ले राइट जो होता था, जो भी प्ले लिखता था, वही एज ए डायरेक्टर भी उसमें काम करता था, और कभी कभी एज ए एक्टर भी उसमें काम करता था। तो वो परफॉर्मेंस सेट करता था, वो एक्टर्स को सिलेक्ट करता था, वो सिंगर्स को सिलेक्ट करता था, वो डिसाइड करता था कि कौन कॉस्ट्यूम कौन सा पहनेगा। तो फिर वो सब डायरेक्टर के पास ही होता था, और डायरेक्टर कौन होता था, प्ले राइट ही होता था। और वो ईच प्ले राइट को, ये जो 3 आते थे, उनको क्या परफॉर्म करना पड़ता था, एक टेट्रोलॉजी। टेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, 3
तीन ट्रेजेडी होते हैं उसमें, और एक होता है सेटर प्ले। तो टेट्रा में एक्चुअली टेट्रा का मीनिंग है 4, तो उसमें 3 प्लेज होते हैं, ट्रेजिक प्ले, और फिर एक होती है उसमें सेटर प्ले। सेटर प्ले वो होता है, ये एक कॉमेडी होती है। तो इसमें क्या होता है, सेटर एक ग्रीक माइथोलॉजी में क्रीचर है जिसकी बॉडी का ऊपर का पार्ट जो है वो तो ह्यूमन वाला है, लेकिन उसके जो पैर है वो गोट के हैं, ठीक है। उसके पैर किसके हैं, गोट के, तो उनको सेटर बोला जाता है। और ये काफी फनी क्रीचर होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं, जिनको बस मजा करना आता है, बस बाकी और कुछ नहीं करना उनको। तो उस प्ले राइट को 4 परफॉर्मेंसेस करने होते थे, जिसमें 3 ट्रेजेडी होती है और एक सेटर प्ले होता है। ट्रेजेडीज पहले परफॉर्म की जाती है और फिर उसके बाद जो शो है वो एंड होता है सेटर प्ले से। और ये सारे परफॉर्मेंसेस एक ही दिन में होने चाहिए, ठीक है। ये चारों प्ले के परफॉर्मेंस है वो 1 डे में ही होना चाहिए। सुबह शुरू होगा, फिर शाम तक सब खत्म होना चाहिए, उससे ज्यादा वो बढ़ना नहीं चाहिए। और फिर इसकी वजह से क्या होता था, लोग एक ही दिन में पूरा शो देख सकते थे। अभी ट्रेजेडी के भी सर्टेन रूल्स होते थे कि ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, वो हम लोग ग्रीक ट्रेजेडी में देखेंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस होते थे उसके ये रूल्स होते थे। अभी सेम रूल इसके लिए भी अप्लाई होता था कॉमेडी के लिए। कॉमेडी में इंस्टेड ऑफ 3, 5 राइटर्स को सिलेक्ट किया जाता था और उसमें उनको 5 परफॉर्मेंसेस देने पड़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमेडी में ट्रेजेडी में 3 है, वहां पे 5 है, तो उनको 5 परफॉर्मेंसेस देने पड़ते थे। ट्रेजेडी को लेके या फिर थिएटर को लेके कुछ और रूल्स भी थे, जैसे डेथ और वायलेंस वो लोग स्टेज पे नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि ये एक रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पे होता था और स्टेज जो है वो होली सेक्रेड माना जाता है। वहाँ पे कुछ अशुभ काम नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ पे भी देखो, कभी कभी जो एक्टर्स होते हैं वो स्टेज पे चढ़ने से पहले उसको पैर पड़ते हैं। तो उनके लिए ग्रीक्स का भी वही मानना था कि जो सेक्रेड प्लेस है थिएटर, तो वहां पे कभी डेथ और वायलेंस नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी की डेथ होने वाली है या कुछ वायलेंस होने वाला है तो वो ऑफ स्टेज करो। यहाँ पे स्टेज है तो यहाँ पे कुछ मतलब वो होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स खड़े हैं, फिर बीच में से कोई एक आके बोलेगा कि अरे इसकी डेथ हो गई, या फिर उसने अभी ये कर दिया। जैसे इडिपस रेक्स की अगर बात करो तो वो जब अपनी आंखें जो है वो फोड़ देता है तो वो ऑफ स्टेज होता है। फिर वो जब डायरेक्टली स्टेज पर आता है तो हम देखते कि उसकी आंखें फूट गई है, यहाँ से खून बह रहा है उसकी आंखों से। तो ये सारी चीजें ऑफ स्टेज होती थी, ऑन स्टेज कुछ नहीं होता था। अगर किसी के डेथ के बारे में भी बताना है तो फिर जो मैसेंजर्स होते थे वो आके बताते थे कि इसकी डेथ हो गई, या फिर इसको किसी ने मार दिया, या फिर वो उसको मारने जा रहे हैं। अगर वो भी बात है वो लोग स्टेज पे ही मैसेंजर के थ्रू बताते थे। एक और इसमें रूल था कि जो प्ले राइट्स जो थे उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना करने से मना किया जाता था। मतलब प्ले राइट का अगर कोई फेवरेट किंग है या फिर उसको लगता है कि वॉर बकवास है या कुछ भी हो, उसको ऐसा लग रहा है कि ये किंग अच्छा नहीं है, दूसरे किंग को लेके आओ, तो वो सब चीजें नहीं चलती थी। यहाँ पे जो प्ले राइट्स होते थे वो यस किसी का एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन जो करंट सिनारियो है वहाँ पे करंटली जो चल रहा है वो उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इसी वजह से ही हुई थी कि सारे लोग साथ में आके रह सके, साथ में आके वो काम कर सके। तो अगर वो ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने लगे तो फिर लोगों को शायद एंजॉय नहीं करना पड़ेगा, शायद कोई दूसरे किंग को सपोर्ट करता होगा और फिर उसके अगेंस्ट कुछ बात करेंगे तो फिर शायद उसको गुस्सा आए, या फिर कभी कभी हमारा मूड भी नहीं होता बार बार क्या वही झगड़े सुनते रहना, देखते रहना। कुछ ऐसी चीजें जिसमें एंजॉय करना हो तो अच्छा लगता है। तो फिर वो प्ले राइट्स को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से मना किया जाता था। और फिर इसमें क्या होता था, जैसे हम लोगों ने थेस्पिस का देखा कि वो एक ही एक्टर बार दूसरे दूसरे रोल्स भी प्ले करता था। तो फिर उसकी वजह से क्या होता था, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था लोगों में, या फिर उनको ऐसे लग सकता था कि अरे ये तो अभी यही बन के आया है, अभी वो दूसरा बन के आया। अगर इसका एग्जांपल लूँ तो आपने अगर सूर्यवंशम देखी है तो सूर्यवंशम में उसके डैड का रोल भी अमिताभ भी कर रहे हैं और बेटे का रोल भी अमिताभ भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग दिखता है ना, क्योंकि डैड के फेस पे वो दाढ़ी है, मस्टैश है, बेटे का नहीं है, बेटा क्लीन शेवन है।
तो उसकी वजह से हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। और इवन द एक्टर एक ही है, लेकिन हम लोग उसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते कि वो कौन है। उसमें से हम लोग कभी वो हीरा ठाकुर को कभी उसके डैड नहीं समझेंगे, और उसके डैड को कभी भी हम वो बेटा नहीं समझेंगे, बिकॉज वो दोनों का अपीयरेंस जो है वो टोटली एक दूसरे से अलग है। तो सेम चीज, वो कंफ्यूजन टालने के लिए वो लोग एक्टर्स क्या करते थे, मास्क पहनते थे। और ये मास्क जो होते थे वो रबर से बने होते थे, उन पे बाल लगे होते थे। तो अगर ऐसे इडिपस का जो कैरेक्टर है, अगर उसका मास्क दिखाना है तो फिर यहाँ पे उसके जो आंखें है वो उधर थोड़ा फुटा हुआ दिखाएंगे, और यहाँ से खून आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कलर वगैरह दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ओके इसकी आंखें टूट गई है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, मास्क का भी यूज करते थे। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट द थिएटर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। कल मैं ग्रीक ट्रेजेडी पे और कॉमेडी पे वीडियोस डालूंगी, तो प्लीज़ उसको भी देखना। एंड होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।